Okay, good evening everyone. I hope you guys are doing great. As promised, today in this session we will discuss important questions from प्रोफेशनल एथिक्स चैप्टर। देखो बच्चों, आपके लिए प्रोफेशनल एथिक्स का डिटेल्ड रिवीजन हमने 3 पार्ट में ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। पार्ट 1 के अंदर हमने फर्स्ट शेड्यूल डिस्कस किया था, सेकंड लेक्चर के अंदर हमने सेकंड शेड्यूल डिस्कस किया था, एंड जो थर्ड लेक्चर था उसके अंदर हमने काउंसिल के इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस, इंपॉर्टेंट सेक्शंस ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एक्ट 1949 एज वेल एज जो फंडामेंटल प्रिंसिपल्स थे उसका भी रिवीजन आपके लिए करवा दिया था। दिस वाज ऑल डन। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एथिक्स से डिस्कस करेंगे। बच्चों, मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? इफ यू रिवाइज्ड the entire ethics with me, you should also become comfortable with what kind of questions ICI will ask, how do we identify, what to write, what we need to write in that answer, and how to present your answer. देखो, ethics में ना 2 टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। एक ना आपको शेड्यूल बेस्ड केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आएगा कि भाई एक सिचुएशन देगा जहां पर वो आपसे इनडायरेक्टली पूछने का ट्राई करेगा कि यहां पर इस सिचुएशन में मेंबर गिल्टी है या नहीं है। अगर सर वो गिल्टी है तो आपको बताना पड़ेगा कि पहले आपके हिसाब से एज पर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एक्ट 1949 फर्स्ट शेड्यूल के कौन से क्लॉज में ये सिचुएशन को डिस्कस किया है, सेकंड शेड्यूल के कौन से क्लॉज में सिचुएशन को डिस्कस किया है, पहले वो बताना पड़ेगा, फिर वो फैक्ट ऑफ द केस बताना पड़ेगा, एंड कंक्लूड करना पड़ेगा कि क्यों इस केस के अंदर मेंबर गिल्टी होना चाहिए या गिल्टी नहीं होना चाहिए। ऑब्वियसली ऐसे केसेस में कभी कभी हो सकता है वो सेकंड शेड्यूल के अंदर जो हमारे क्लॉज नंबर 5, 6, 7, 8 थे वहां पर मल्टीपल क्लॉजेस आ सकते हैं, लाइक 7 and 8 साथ साथ में आ सकता है। मतलब मल्टीपल क्लॉजेस कैन बिकम एप्लीकेबल इन अ स्पेसिफिक सिचुएशन। कुछ ऐसे एग्जांपल्स भी देखेंगे, कुछ एकदम इंटरेस्टिंग सिचुएशन देखेंगे जहां पर क्वेश्चन देखने के बाद आपको लगेगा कि मेंबर गिल्टी है, पर आईसीआई का आंसर आएगा मेंबर इज नॉट गिल्टी। ऐसा भी कैसे हो सकता है? प्योरली फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, हाउ टू लुक एट दीज क्वेश्चंस एंड हाउ टू आंसर, ये हमारा डिस्कशन का ऑब्जेक्टिव होगा। Can we get started guys? चलिए शुरू करते हैं। Let's start with some questions। ये हमारे Q&A मॉड्यूल के अंदर हमने Q&A मॉड्यूल में क्या किया है बच्चों? जो ICI के लेटेस्ट स्टडी मटेरियल के क्वेश्चंस थे उन्हें इंक्लूड किया है, जो ICI ने रीसेंट टाइम्स में एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे उनको इंक्लूड किया है, प्लस जो ओल्ड आरटीपी एमटीपी के अच्छे क्वेश्चंस थे जो हमको लगता है आपने प्रैक्टिस करने चाहिए उन्हें भी इंक्लूड किया है। एक अच्छा कंपाइलेशन करके दिया है, क्योंकि एथिक्स में ज्यादा अमेंडमेंट नहीं है इन कंपैरिजन टू ओल्ड सिलेबस, तो पुराने क्वेश्चंस काफी हद तक हमारे लिए क्या है, रेलेवेंट है। लेट्स गेट स्टार्टेड। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके लिए मार्क करके लाया हूं, 15-20 क्वेश्चन को अच्छे से डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। देखो क्या बोलता है। P, a chartered accountant, in practice provides management consultancy and other services to his clients. Okay, क्या ये मैनेजमेंट कंसल्टेंसी एंड अदर सर्विसेज प्रोवाइड करना अलाउड है? बिल्कुल। हमने सेक्शन नंबर 2 सब सेक्शन 2 डीम्ड सीए इन प्रैक्टिस के अंदर पढ़ा था कि भाई एक स्पेसिफिक लिस्ट ऑफ सर्विसेज दी है जो एक प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट प्रोवाइड कर सकता है। During 2020, looking at the growing needs of his clients to invest in the stock market, obviously वो time market के अंदर एक significant fall आया था, then there was a V-shaped recovery. He also advised them on portfolio management services, whereby he managed portfolio of some of his clients. मैंने आपको जब सेक्शन नंबर 2 सब सेक्शन 2 डीम्ड सीए इन प्रैक्टिस पढ़ाया था, आपको मैनेजमेंट कंसल्टेंसी एंड अदर सर्विसेज की लिस्ट में से कुछ इंपॉर्टेंट सर्विसेज मार्क करवाई थी एंड एक नोट मार्क करवाया था कि भाई स्पेसिफिकली बोला है पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज आप प्रोवाइड नहीं कर सकते हो, मना ही करके दिया है फॉर अ प्रैक्टिसिंग सीए। तो अगर आपने ऐसा किया है, विल यू बी हेल्ड गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट? यस। अब इस केस में ना कोई क्लॉज नंबर लिखने का जरूरत नहीं है, यहां पर ये लिखने का जरूरत है कि भाई ये डिस्कशन किधर हुआ था। ये डिस्कशन हुआ था सेक्शन नंबर 2 सब सेक्शन 2 डीम्ड सीए इन प्रैक्टिस वाले एरिया के अंदर, वहां का रेफरेंस आएगा। तो देखो क्या बोलता है, advising on portfolio management service. देखो, the council of the institute under section 2 subsection 2 has passed a resolution permitting management consultancy and other services, but at the same time उन्होंने क्या बोला, specifically state किया that CA in practice is not permitted to undertake activities related to broking, underwriting and portfolio management services. मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड सी बात है कि भाई सेक्शन नंबर 2 सब सेक्शन 2 का रेफरेंस देंगे जहां पे मैनेजमेंट कंसल्टेंसी एंड अदर सर्विसेज का लिस्ट दिया
है और क्लियरली बोलेंगे दैट उन्होंने प्रोहिबिट किया एक मेंबर इन प्रैक्टिस को टू प्रोवाइड सर्टेन सर्विसेज। अगर आप ऐसा सर्विस प्रोवाइड करोगे, विल यू बी हेल्ड गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट? यस। देखो, दस अ चार्टर्ड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस इज नॉट परमिटेड टू मैनेज पोर्टफोलियो ऑफ हिज क्लाइंट्स। इन दिस व्यू यू विल बी गिल्टी ऑफ मिसकंडक्ट। और याद रखना, अगर एक कोई भी मिसकंडक्ट किधर भी किसी भी क्लॉज में कवर नहीं होता है, तो याद रखना सेकंड शेड्यूल का पार्ट 2 क्लॉज नंबर 1, contravention with any of the provision of this act, any of the regulation or council guidelines, you are still held guilty of professional misconduct। वो रेफरेंस करने का जरूरत नहीं है, ये तो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है कि भाई डीम्ड सीए इन प्रैक्टिस वाला सिनेरियो था जहां पर आपने काउंसिल ने डिसीजन लिया ये सर्विस आप प्रोवाइड नहीं कर सकते हो। स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है कि नहीं है? अब थोड़ा सा कनेक्ट कर पा रहे हो? देखो, यहां पर ना 4 मार्क के लिए मुझे 4 पॉइंट लिखने पड़ेंगे, 5 पॉइंट लिखने पड़ेगे, ऐसा मत सोचिए। आंसर सही होना चाहिए। तो भाई डीम्ड सीए इन प्रैक्टिस वाला रेफरेंस आएगा, ये सर्विसेज प्रोवाइडेड नहीं कर सकते हो, ये आएगा। एंड सर इस केस में आपने जो किया है, आर यू गिल्टी और नॉट गिल्टी, इतना आपको बताने का है। आर यू कंफर्टेबल विद दिस? चलो आगे अगले क्वेश्चन पे जाते हैं। एक बढ़िया क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। मिस्टर के, वी आर ऑन पेज नंबर 19.3। Mr. K, a practicing CA, gave 50% of his audit fees received by him to a non-chartered accountant। अपने फीस का कुछ पार्ट शेयर कर रहा है एक नॉन सीए के साथ में, मिस्टर एल, अंडर द नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑफिस अलावेंसेस। याद है क्या? हम हमारे फीस में से कुछ भी पार्ट इन द फॉर्म ऑफ अ शेयर, कमीशन, ब्रोकरेज किसी को भी नहीं दे सकते अनलेस वो दूसरा मेंबर ऑफ आईसीआई है, अनलेस वो आपका पार्टनर है, अनलेस याद कीजिए रिटायरिंग पार्टनर है, डिकी लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ डिकीज पार्टनर है, या स्पेसिफाइड प्रोफेशनल बॉडी में से कोई है, या प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन के लिस्ट में से कोई है। इनके अलावा किसी को भी अपने फीस में से कुछ भी पार्ट का कमीशन वगैरह नहीं दे सकते। याद कीजिएगा, आपको एक बात भी बोली थी, सर आप ऑफिस अलावेंसेस का नॉमेनक्लेचर इंपॉर्टेंट नहीं है, सब्सटेंस इंपॉर्टेंट है। आप यहां पे फीस का एक पार्ट शेयर करके दे रहे हो, इट इज एज गुड एज आप एक ब्रोकरेज पे कर रहे हो क्लाइंट को गेन करने के लिए। यू विल बी हेल्ड गिल्टी। कहां पर? फर्स्ट शेड्यूल पार्ट 1 क्लॉज नंबर 2। अगर आपको याद आएगा, देखिए कैसा आंसर लिखेंगे। एज पर फर्स्ट शेड्यूल Part 1, clause number 2, a member shall be held guilty if a CA in practice pays or allows or agrees to pay directly, indirectly, any share, commission or brokerage in the fees or profits of its professional business to any person other than अ मेंबर ऑफ द इंस्टीट्यूट अलाउ किया गया है। पार्टनर को दे सकते हो, रिटायरिंग पार्टनर को दे सकते हो, लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ डिकीज पार्टनर से शेयर कर सकते हो, मेंबर ऑफ एनी अदर प्रोफेशनल बॉडी जिसका लिस्ट दिया है उनके साथ में हो सकता है, या सच अदर पर्सन जिनका क्वालिफिकेशन एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। अदर देन देम किसी को भी अगर आप देते हो शेयर, तो सर यू विल बी हेल्ड गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट। देखो, in the instant case you are giving 50% of your fees to a non-CA under the nomenclature of a office allowances। clearly बोला था क्लॉज के अंदर, nomenclature क्या है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, किस हेडिंग में पैसा दिया है, किस रीजन के लिए पैसा दिया वो इंपॉर्टेंट नहीं है, सब्सटेंस इंपॉर्टेंट है कि पैसा दिया है। और पैसा दिया है मतलब क्लाइंट लेने के लिए पैसा दिया होगा, इसलिए हम बोलेंगे देखो, इट इज नॉट द nomenclature that is material but it is the substance that has to be looked into। will you be guilty in this case? Absolutely। As a chartered accountant you will be held guilty of professional misconduct। कॉन्फिडेंस आ रहा है क्या? इसीलिए हमने इतना डिटेल में डिस्कस किया। मैं हर आपको क्लॉज के अंदर वो इंपॉर्टेंट चीजें बताते गया, मार्क करवाते गया, जिन पे मुझे पता है नॉर्मली आईसीआई को क्वेश्चंस पूछना पसंद है। आई एम श्योर यू फीलिंग मोर कंफर्टेबल नाउ। जितने क्वेश्चंस हम देखेंगे उतना आपका रिविजन के बाद में क्वेश्चन देखने के बाद कॉन्फिडेंस एनहांस होगा। Spend 2 minutes, look at the answer once again। सीधा क्लॉज क्या बोलता है, फैक्ट ऑफ द केस क्या है, कंक्लूजन क्या है। चाहिए तो फैक्ट ऑफ द केस और कंक्लूजन को आप मर्ज भी कर सकते हो, कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। आगे बढ़े, चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। मिस्टर एक्स हु पास्ड हिज सीए एग्जाम ऑन 18 जुलाई 2020
started his practice from August 2020. Okay, recently qualified CA है. On 16th August, a female candidate approached him for articleship. Okay. In addition to the monthly stipend, he also offered her 1% of the profit of his CA firm. Bizarre है, ऐसा normally नहीं होता है. So weird circumstances. She agreed to take both 1% as well as stipend as per the rate prescribed by ICAI. The Institute of India sent a letter to Mr. X objecting the payment of 1% profit. Mr. X replies to ICAI stating that he is paying 1% over and above the stipend to help the article clerk as the financial position is very weak. देखो, कोई भी लॉजिक एक्सेप्टेबल नहीं है. इट्स सिंपल. आप अपने प्रॉफिट का एक पार्ट निकाल करके किसी से शेयर कर रहे हो. क्लियरली हमारा फर्स्ट शेड्यूल का पार्ट 1 का क्लॉज नंबर 2 अलाउ भी नहीं करता है. सेम क्लॉज जो ऊपर पड़ा था वही एप्लीकेबल है. इस केस के अंदर आपका कोई भी रीजन, लॉजिकल रीजन नहीं माना जाएगा. जो स्पेसिफिकली फर्स्ट शेड्यूल पार्ट 1 क्लॉज नंबर 2 बोलता है, उनके अलावा किसी से भी हम हमारे प्रॉफिट्स का पार्ट शेयर नहीं कर सकते. अगर करते हैं, विल वी बी हेल्ड गिल्टी इन दिस केस? यस. इधर भी सेम सिचुएशन है. पूरा क्लॉज सेम ही आने वाला है. देखो, फर्स्ट शेड्यूल पार्ट 1 क्लॉज नंबर 2 एकदम सेम चीज है. A CA in practice shall be deemed to be guilty of professional misconduct if he pays or allows or agrees to pay. First line as it is आया, clause as it is आया, पूरा का पूरा क्लॉज लिखा हुआ है यहां पे एज इट इज. अब देखो, इन व्यू ऑफ द अबव जो आईसीआई का ऑब्जेक्शन है वो बराबर है. एंड जो मिस्टर एक्स ने रिप्लाई दिया है कि हम 1% देते हैं ओवर एंड अबव स्टाइपेंड टू हेल्प द आर्टिकल क्लर्क्स फाइनेंशियल पोजीशन इज नॉट टीनेबल, मतलब इट इज नॉट एक्सेप्टेबल. उनका रिप्लाई लॉजिकल नहीं है. इंस्टीट्यूट का ऑब्जेक्शन बिल्कुल बराबर है. इन दिस केस कैन यू बी हेल्ड गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट? यस. कंक्लूजन, मिस्टर एक्स विल बी हेल्ड गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट. क्या आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस आ रहा है कि अभी एक बार अगर आपने बराबर से सारे क्लॉजेस को रिवाइज कर लिया, लेट देम आस्क व्हाटएवर क्वेश्चन दे वांट टू आस्क. क्लॉज, फैक्ट ऑफ द केस एंड कंक्लूजन, गिल्टी है या नहीं है. आर यू फीलिंग कंफर्टेबल नाउ? आगे बढ़े. चलो एक क्वेश्चन और देखते हैं. आइए, क्वेश्चन नंबर 5. ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, थोड़ा ट्रिकी हो सकता है. हालांकि आपको आंसर समझेगा, क्लॉज नंबर पिक करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है. देखिए क्या बोलता है. Messrs XYZ, a firm in practice, develops a website xyz.com. वेबसाइट बनाया है. द कलर चोजन फॉर द वेबसाइट इज अ वेरी ब्राइट ग्रीन. याद कीजिएगा, वेबसाइट के लिए काउंसिल की गाइडलाइंस पढ़ाए थे आपको मैंने. कलर कौन सा चूज करते हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है. इंपॉर्टेंट क्या था, अननेसेसरी पब्लिसिटी नहीं होना चाहिए. क्लाइंट का नाम, क्लाइंट की फीस वगैरह मेंशन नहीं होने चाहिए अनलेस रिक्वायर्ड बाय अ रेगुलेटर. वेबसाइट वाज टू रन ऑन अ पुश टेक्नोलॉजी वेयर द नेम्स ऑफ द पार्टनर्स एंड मेजर क्लाइंट्स आर टू बी डिस्प्लेड ऑन द वेबसाइट विदाउट एनी डिस्क्लोजर ऑब्लिगेशन फ्रॉम एनी रेगुलेटर. भाई गलत है, याद कीजिएगा. पुल मॉडल पे रन होना चाहिए, पुश पे रन नहीं होना चाहिए. एंड क्लाइंट वगैरह के डिटेल्स एंड फीस के डिटेल्स अनलेस रिक्वायर्ड बाय रेगुलेटर हमने वेबसाइट पे नहीं देने चाहिए. इज दिस वेबसाइट इन कंप्लायंस विद द गाइडलाइंस इशूड बाय आईसीआई? अब देखो, इधर ना एक्चुअली में गाइडलाइंस क्या अलाउ करती है, क्या नहीं अलाउ करती है, वो लिखना चाहिए. क्लॉज नंबर ना भी लिखूं तो भी चल जाएगा ऑनेस्टली. बट क्या है ना, वेबसाइट इज अ वे बाय विच व्हाट यू आर डूइंग योर एडवर्टाइजिंग. डू यू गेट माय पॉइंट? तो आप कैसे एडवर्टाइज कर रहे हो, ये क्लॉज नंबर 6 में कवर होता है. क्या एडवर्टाइज कर रहे हो वो 7 में कवर होता है. तो जो वेबसाइट है वो क्लॉज नंबर 6 के अंदर ही मेंशन्ड ही है. तो आप क्लॉज नंबर 6 याद है तो बढ़िया बात है. अदरवाइज काउंसिल का गाइडलाइन क्या अलाउ करता है, क्या अलाउ नहीं करता है वो लिखो. फैक्ट ऑफ द केस में क्या हुआ है और कंक्लूजन बताओ कि कलर से कोई प्रॉब्लम नहीं है, पुश मेथड से प्रॉब्लम है. एंड अपने क्लाइंट की डिटेल्स एंड फीस वगैरह बताना अनलेस रिक्वायर्ड बाय रेगुलेटर इज अ नॉन कंप्लायंस ऑफ काउंसिल गाइडलाइन. पढ़िए. The council has approved that you can post details on website and इसका रेफरेंस दिया है अंडर फर्स्ट शेड्यूल पार्ट 1 क्लॉज नंबर 6 सब्जेक्ट टू द प्रिस्क्राइब्ड गाइडलाइंस. देखिए, डिटेल्ड गाइडलाइंस नहीं लिख रहा है, बट जो क्वेश्चन से रिलेटेड गाइडलाइंस है वो बता रहा है. देयर इज नो रेस्ट्रिक्शन ऑन द कलर टू बी यूज ऑन वेबसाइट. द वेबसाइट शुड रन ऑन पुल टेक्नोलॉजी एंड नॉट ऑन पुश.
and name of the client and fees charged should not be given unless it is required by a regulator. However, disclosure or fees charge is permissible only where it is required by a regulator. Where such disclosure is made on the website, the firm should ensure, clearly mention करते हैं कि the disclosure is purely made under the requirement of a regulator. मतलब हमको ये भी मेंशन करना पड़ता है ये इन रेगुलेटर की रिक्वायरमेंट है, इसकी वजह से डिटेल्स दी है, वरना ये डिटेल्स हम नहीं देते थे. ये हमने गाइडलाइंस जो एक्चुअल है वो लिख करके दी है. अब आता है कंक्लूजन. इन दिस केस कोई रेस्ट्रिक्शन कलर पे नहीं है, बट सर यू हैव फेल्ड टू सेटिस्फाई द अदर टू गाइडलाइंस. कौन कौन सा? पुश टेक्नोलॉजी यूज किया रादर देन पुल, प्लस बिना रेगुलेटर के रिक्वायरमेंट के भी आपने बहुत सारे क्लाइंट की डिटेल एंड फीस के डिटेल्स प्रोवाइड कर दिए हैं वेबसाइट पे, जो कि गलत है. विल यू बी हेल्ड गिल्टी इन दिस केस? यस. तो ऐसा माना जाएगा आप काम सॉलिसिट करने का ट्राई कर रहे हो थ्रू अनफेयर मींस विच इज नॉट ओपन टू अ चार्टर्ड अकाउंटेंट. क्या आपको क्वेश्चन नंबर 5 समझ में आएगा? ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, गाइडलाइन पे था, क्लॉज से इंटरकनेक्टेड है. क्लॉज नहीं भी याद आए, एक चीज नोटिस करो, यहां क्लॉज नंबर 6 डिटेल में नहीं लिखा है इन्होंने, क्लॉज नंबर 6 रेफरेंस दिया है, डिटेल में क्या लिखा? गाइडलाइन लिखा है. इसीलिए गाइडलाइन लिखना बहुत जरूरी है. इसीलिए हमने आपको गाइडलाइन डिटेल में पढ़ाई भी थी और बताया भी था कि ये गाइडलाइंस एज इट इज आनी चाहिए. हाँ, क्लॉज नंबर 6 मेंशन नहीं करता हूं, शायद आपका 1 मार्क कट भी जाए, या मे बी कुछ मार्क्स डिडक्ट ना भी हो. इट्स ऑल्सो पॉसिबल बिकॉज यहां पे 6 का रेफरेंस कम है, गाइडलाइंस का रेफरेंस ज्यादा है. क्योंकि क्वेश्चन में भी ना क्लॉज नहीं पूछा, क्वेश्चन में भी देखो क्या पूछा, इज द वेबसाइट इन कंप्लायंस विद द गाइडलाइंस इशूड बाय ICAI. सो द क्वेश्चन इज ऑन गाइडलाइंस ओनली, 6 का बस रेफरेंस दिया है. रीड द आंसर वंस अगेन. इफ यू आर कंफर्टेबल विल गो नेक्स्ट. ठीक लग रहा है? कंफर्टेबल लग रहा है? चलो आइए क्वेश्चन नंबर 8, पेज नंबर 19.6. A practicing CA uses a visiting card in which he designates himself. Besides the chartered accountant, he also uses the designation cost accountant. आपको मालूम है 6 के अंदर आप कैसे एडवर्टाइज करते हैं, 7 के अंदर आप क्या एडवर्टाइज करते हैं, और क्लियरली बोलते हैं यू शुड नॉट यूज एनी अदर डेजिग्नेशन अदर देन अ चार्टर्ड अकाउंटेंट. चाहे आप एडवोकेट है, लॉयर है, कॉस्ट अकाउंटेंट है, आप ऐसे डेजिग्नेशन यूज नहीं कर सकते. क्लॉज नंबर 7 का रेफरेंस आएगा, ये जो आपने किया है वो गलत है. क्या हम इनिशियल यूज कर सकते हैं? दैट यू आर अ मेंबर ऑफ आयरलैंड CPA, यू आर अ मेंबर ऑफ IC, मतलब यू नो आप इनिशियल ऑफ द इंस्टीट्यूट यूज कर सकते हो, बट कंप्लीट डेजिग्नेशन अलाउड नहीं है. देखिए, as stated in clause number 7 of first schedule part 1, a CA in practice cannot use any designation other than that of a chartered accountant. Thus it is improper for a CA to state in his documents that he is a cost accountant. वो सिर्फ एक तरीके से ये कंप्लीट डेजिग्नेशन नहीं यूज कर सकता है, वो बस कुछ ऐसे इनिशियल लेटर्स यूज कर सकता है जो इंडिकेट करते हैं कि आपके पास में इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड वर्क्स अकाउंटेंट का क्या है, मेंबरशिप है, बट यू कैन नॉट यूज द डेजिग्नेशन कॉस्ट अकाउंटेंट. ये क्लॉज नंबर 7 क्लियरली बोलता है, आपको बताया भी था. स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है. आर यू कंफर्टेबल विद दिस? थोड़ा परेशान करने वाला क्वेश्चन ढूंढने भी. आइए क्वेश्चन नंबर 11, पेज नंबर 19.8. थोड़ा केयरफुली पढ़िएगा, बढ़िया क्वेश्चन है. XYZ has applied to a bank. It's a company. लोन के लिए बैंक को अप्लाई किया. Bank on studying the financial statement notices that you are the auditor and request you to call the bank. You know, they ask you to come to the bank for a discussion. मतलब XYZ कंपनी है, उसने बैंक के पास, HDFC बैंक के पास में लेट्स से लोन के लिए अप्लाई किया. HDFC बैंक को आपका साइन दिखा, डिटेल दिखा, तो HDFC बैंक आपको बुलाता है डिस्कशन के लिए. अच्छा, the bank asks you your opinion regarding the company. They also ask you detailed information regarding few items in the financial statements. The information is available in your working paper file. What should be your response? एक बात सुनिए, यहां पर बैंक के पास में कंपनी ने अप्लाई किया. ऐसा क्वेश्चन ट्रिकी होता है, ढंग से पढ़ना पड़ेगा आपको. बैंक के पास में कंपनी ने अप्लाई किया फॉर अ लोन. आपको कंपनी नहीं बोल रहा है कि आप बैंक के पास जाओ, बैंक आपको बुला रहा है. यहां पर कोई क्लाइंट का कंसेंट अवेलेबल नहीं है.
आपको वो कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन पूछ रहा है, तो याद कीजिएगा यू आर अ सीए इन प्रैक्टिस, यू आर अ सीए इन प्रैक्टिस। कॉन्फिडेंशियलिटी क्लॉज कौन सा है हमारा? सेकंड शेड्यूल पार्ट 1 क्लॉज नंबर 1। हमने कोई भी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन किसी भी थर्ड पार्टी को डिस्क्लोज नहीं करना चाहिए। एंड याद करो, वर्किंग पेपर तो हमारी खुद की प्रॉपर्टी है, उसका भी एक्सेस किसी और को देने से पहले सोचना चाहिए हमने, क्योंकि इसके ऊपर हमारा इंडिपेंडेंस कॉन्फ्लिक्ट नहीं आना चाहिए। तो सर यहां पर क्लॉज नंबर 1 का रेफरेंस आएगा, पर एक बात समझना, यहां वो इनडायरेक्टली बोलेगा कि अनलेस रिक्वायर्ड बाय क्लाइंट और अनलेस परमिटेड बाय क्लाइंट और रिक्वायर्ड बाय लॉ, आपने कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन शेयर नहीं करनी चाहिए। अगर आप ये करते हैं तो यू कैन बी हेल्ड गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट। पढ़िए, एज पर second schedule part 1 clause number 1, a CA in practice is deemed to be guilty of professional misconduct if he discloses information to any person other than his client without the consent of client or without the requirement of law, then you can be held guilty of professional misconduct। देखो ऐसे 200 का रेफरेंस आया है क्योंकि आपके जो कोड ऑफ एथिक्स है उसका रिक्वायरमेंट ऐसे में 200 के अंदर दिया है कि आपको कॉन्फिडेंशियलिटी हमेशा कंसिडर करनी चाहिए, कभी भी उसे ब्रीच नहीं करना चाहिए, इसलिए 200 का रेफरेंस आया है। अगर मैं 200 का रेफरेंस ना भी दूं, बस फंडामेंटल प्रिंसिपल में कॉन्फिडेंशियलिटी है इतना भी लिख दूं तो भी चलेगा, बट क्लॉज का रेफरेंस आना चाहिए। सेकंड शेड्यूल पार्ट 1 क्लॉज नंबर 1 वो आना जरूरी है। देखो, इन द इंस्टेंट केस bank has asked the auditor for detailed information having regard to the position stated earlier, auditor cannot disclose the information without permission from the client। जहां पर बात वर्किंग पेपर की आती है, ये किसकी प्रॉपर्टी है? ऑडिटर की प्रॉपर्टी है, एंड ये उसका डिसीजन होगा उसको इसका एक्सेस थर्ड पार्टी को देना है या नहीं देना है। कोई लॉ के हिसाब से कंपल्शन नहीं है कि हमको ये इंफॉर्मेशन बैंक को देना ही पड़ेगा। अगर क्लाइंट बोलता है हाँ बैंक जो डिस्कशन के लिए इंफॉर्मेशन मांगता है आप शेयर कर दीजिए, तो बात अलग है, अनलेस परमिटेड बाय क्लाइंट हमने नहीं करना चाहिए। If you do that, will you be held guilty? Absolutely, under second schedule part 1 clause number 1। Spend 1 minute, read the answer, I'm sure अब आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस और ज्यादा आ रहा होगा। सिचुएशंस कैसे आएंगे, मुझे कैसे वो क्लॉज लिखना पड़ेगा, उसके बारे में डिटेल लिखनी पड़ेगी, फैक्ट ऑफ द केस पिक करना पड़ेगा और फिर कंक्लूड करना पड़ेगा कि ये अप्रोप्रिएट है या इनअप्रोप्रिएट है। ठीक है, कॉन्फिडेंस आ रहा है क्या? कुछ बच्चे फेस टू फेस बैठे, उनसे जरा बात कर रहा हूं मैं कि भाई उन्हें कॉन्फिडेंस आ रहा है कि नहीं। चलिए, लेट्स गो टू क्वेश्चन नंबर 13। Mr. D, a practicing CA, is appointed as a director simpliciter। याद करो, डायरेक्टर के बाद किधर जिक्र हुआ था? क्लॉज नंबर 11 के अंदर अदर ऑक्यूपेशन वाला क्लॉज था। आफ्टर 1 year ऑफ अपॉइंटमेंट मिस्टर डी रिजाइंड एज अ डायरेक्टर। ओहो, ये इंटरेस्टिंग है। इधर वो ये नहीं बोल रहा है डायरेक्टर ऑडिटर बना के नहीं बना, इधर सिचुएशन अलग है। आप डायरेक्टर थे एक कंपनी के लिए, फिर आपने रिजाइन कर दिया एज ए डायरेक्टर, और अब आप क्या बनना चाहते हैं? स्टैट्यूटरी ऑडिटर बनना चाहते हैं सेम कंपनी का। क्या मैं एक्सेप्ट कर सकता हूं ऑडिटिंग का पोजीशन? याद करो, सुनो, एक कंपनी का मैं डायरेक्टर था, जब मैं उस कंपनी का डायरेक्टर था तब मैं ऑडिटर बन ही नहीं सकता है, सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है। अरे यस और नो? अब अगर मैं एज ए डायरेक्टर रिजाइन कर देता हूं तो क्या मैं ऑडिटर बन सकता हूं? बन सकता हूं, कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। पर याद करो, आपको मैंने सेकंड शेड्यूल पार्ट 1 क्लॉज नंबर 4 जहां पे सब्सटेंशियल इंटरेस्ट के बारे में पढ़ाया था, वहां पर याद है कि इंटरेस्टिंग चीज मार्क कराई थी कि काउंसिल ने रेकमेंड किया है 2 साल तक का कूलिंग पीरियड। रेजिग्नेशन से 2 साल तक आपने इस कंपनी से दूर रहना चाहिए। ये आपका रोटेशन वाला कूलिंग पीरियड नहीं है, डायरेक्टरशिप से रिजाइन करने के बाद का कूलिंग पीरियड है। 2 साल तक आपने इस कंपनी से दूर रहना चाहिए, उसके बाद में आप क्या बन सकते हो? स्टैट्यूटरी ऑडिटर बन सकते हो। एक्चुअली में क्लॉज नंबर 4 लिखने के लिए लिखेगा, बट ये आंसर क्लॉज 4 के बजाय उस गाइडलाइन के ऊपर है। देखिए, एज पर सेकेंड शेड्यूल पार्ट 1 क्लॉज नंबर 4। देखो, मैं भी आपके जैसे क्वेश्चन पढ़ती डायरेक्टर सिम्प्लिसिटी देख करके एक्साइटेड होके क्लॉज नंबर 11 में चले गया फर्स्ट शेड्यूल के, पर इसीलिए क्वेश्चन को बहुत डिटेल में पढ़ना चाहिए और फिर सोचना चाहिए। पर ऑब्वियसली या तो वो क्लॉज 11 में जा सकता है या सेकेंड शेड्यूल के क्लॉज नंबर 4 में जा सकता है पार्ट 1 के अंदर। देखो क्या बोलता है, as per second schedule part 1 clause number 4, a CA in practice shall be deemed to be guilty of professional misconduct if he expresses his opinion on any business in which he has a substantial interest। अब देखो, नीचे 141 का रेफरेंस दे रहा है,
देखो 141 तो आपको बोलता ही है ना, इफ यू आर एम्प्लॉय ऑफ अ कंपनी और अ की मैनेजरल पर्सनल ऑफ अ कंपनी, उस कंपनी का ऑडिट मत करो। पर अभी तो हमने वहां से रिजाइन कर दिया है ना, तो 141 के रिक्वायरमेंट का रेलेवेंस नहीं है, वो लिखने के लिए लिख रहा है 141 इज नॉट रेलेवेंट हियर। सुनो, 141 कब रेलेवेंट होता है बच्चों? कंपनी XYZ है, मैं उसका भी डायरेक्टर हूं, क्या मैं अभी इसका ऑडिटर बन सकता हूं? क्या नहीं? ये मुझे 141 प्रोहिबिट करता है, बट अब मैं डायरेक्टर भी नहीं हूं, रिजाइन कर चुका हूं, तो क्या अब मैं ऑडिटर बन सकता हूं? एज पर 141 तो बन सकता हूं, बट फिर इनका कूलिंग पीरियड जो 2 साल का है वो हमने पढ़ा था क्लॉज नंबर 4 के अंदर। देखो 141 प्रोहिबिट करता है अ मेंबर फ्रॉम ऑडिटिंग द अकाउंट्स ऑफ अ कंपनी इफ ही इज एन ऑफिसर और एम्प्लॉई। इस केस में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। हालांकि एक लाइन पढ़िएगा, एज पर क्लैरिफिकेशन इशूड बाय काउंसिल, मार्क करना, a member shall not accept assignment of audit for a period of 2 years from the date of completion of his tenure as a डायरेक्टर, मतलब फ्रॉम द डेट ऑफ रेजिग्नेशन। 2 साल तक मैंने उस कंपनी का ऑडिटर नहीं बनना चाहिए। इस केस में हम डायरेक्टर थे, रिजाइन करने के बाद में 1 साल के अंदर अंदर हमने ऑडिट पोजीशन एक्सेप्ट कर लिया, तो हम गलत हो जाएंगे। अगर ऐसा करेंगे वी विल बी हेल्ड गिल्टी। देखो मैंने सेम चीज आपको पढ़ाई थी, मैं आपको चाहिए तो रेफरेंस भी ढूंढ के देता हूं पूरा का पूरा, आपने कैसे अप्रोच करना चाहिए इसीलिए बता रहा हूं। देखो बच्चों, डायरेक्टली क्वेश्चन पे जाना गलत है, सिर्फ क्लॉजेस पढ़ना भी गलत है। पहले क्लॉजेस डिटेल में पढ़ो जो हमने अप्रोच लगाया, देन यू गो टू द क्वेश्चंस, यू विल फील फार मोर कंफर्टेबल, आपको स्ट्रेस ही नहीं आएगा। ये डेंजरस क्वेश्चंस है। डायरेक्ट क्वेश्चन होता सब्सटैंशियल इंटरेस्ट का, कोई भी आंसर कर लेता। ये 2 साल वाला क्राइटेरिया याद होना चाहिए, इसीलिए जब आपको हर एक चीज पढ़ाया जाए, देखो कूलिंग ऑफ पीरियड आफ्टर कंप्लीशन ऑफ टर्म एज ए डायरेक्टर, नंबर 16 मार्क करवा के विधि है, स्पेसिफिकली बोला था ये 2 साल क्राइटेरिया है। आप इसीलिए जो मैं अप्रोच बोल रहा हूं वो फॉलो करोगे तो ऐसे कुछ भी पूछ ले कोई दिक्कत नहीं आएगा। अब ऐसे क्वेश्चन में ना, या तो पता है 2 साल क्राइटेरिया या नहीं पता है, पता है तो पूरे 3-4 नंबर मिल जाएंगे, और नहीं पता है तो पूरा 0 मिल जाएगा। इसीलिए बता रहा हूं डिटेल्ड रीडिंग एथिक्स का जरूरी है, इसीलिए हमने इतना टाइम इन्वेस्ट किया। मैंने कोई शॉर्टकट नहीं लगाया, उड़ाने का बिल्कुल ट्राई नहीं किया एथिक्स को। आई हैव स्पेंट अ गुड अमाउंट ऑफ टाइम बिकॉज आई नो एक क्वेश्चन आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट हो सकता है। यू नो दैट रियली वेल। वो सब्जेक्ट का 40 का नंबर क्रॉस करना, ओवरऑल ग्रुप में एग्रीगेट में हेल्प करना, उसमें काफी एसेंशियल है। और ऐसे क्वेश्चंस तो यार बोनस मार्क्स है, अगर अंडरस्टैंडिंग है, पता है कि भाई ये क्राइटेरिया है, जो पता होना ही चाहिए ना यार। यू विल बी अ क्वालिफाइड सीए आफ्टर दिस एग्जामिनेशन, ये एक्सपेक्टेशन आपसे होता है आईसीआई का, जाने दीजिए। आर यू कंफर्टेबल विद द क्वेश्चन? मजा आ रहा है थोड़ा सा? चलो आगे बढ़ते हैं। अब मैं जानबूझ के इजी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन नहीं ले रहा हूं, मैं जानबूझ के क्लॉज के अंदर ऐसे सिचुएशन वाले क्वेश्चन ले रहा हूं जो शायद नॉर्मली बच्चा नहीं पढ़ेगा, वो इग्नोर करेगा। चलिए आइए 19.14, रीड क्वेश्चन नंबर 18। मिस्टर ए, अ प्रैक्टिसिंग सीए, agreed to select and recruit personnel। एक प्रैक्टिसिंग सीए अग्री करता है, हम आपके लिए लोगों को सेलेक्ट करेंगे, रिक्रूट करेंगे, फिर कंडक्ट करेंगे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स ऑन बिहाफ ऑफ अ क्लाइंट, जिसका हम क्या प्रोवाइड नहीं कर रहे, अश्योर है। मतलब सुनिए, हमें क्लाइंट के लिए एम्प्लॉयज को हायर करेंगे, रिक्रूट करेंगे, ट्रेनिंग करके देंगे, बट इस क्लाइंट के लिए हम अश्योरेंस सर्विस नहीं देते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। क्या ये मैनेजमेंट कंसल्टेंसी सर्विसेज में अलाउड था? हाँ, मैंने, आप नोटिस कीजिएगा कुछ सर्विसेज आपको स्पेसिफिकली मार्क करवा के दी थी, आइए चेक कीजिए। मतलब ऐसा नहीं है कि मैंने क्वेश्चन पहले ढूंढा, अरे आई नो, आई हैव बीन टीचिंग फॉर ईयर्स, आई नो व्हाट आईसीआई हैज बीन आस्किंग फॉर लास्ट 7-8 ईयर्स। ये क्वेश्चन आज नहीं है, 8 साल पहले भी पूछा गया है। आई नो आईसीआई रियली वेल, आई नो हाउ दे विल फ्रेम क्वेश्चंस, आपको कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। डीम्ड सीए इन प्रैक्टिस वाला सेक्शन निकाल लिया आप। डीम्ड सीए इन प्रैक्टिस, लेट मी फाइंड आउट, इट विल बी आफ्टर आवर क्लॉजेस, पेज नंबर 19.73। देखो, डीम्ड सीए इन प्रैक्टिस, लिस्ट ऑफ सर्विसेज। अब चेक करो कि आपने सर्विस नंबर 12 को मार्क किया हुआ है क्या। लोगों को रिक्रूट करना, ये ऐसे का फेवरेट क्वेश्चन था बहुत साल पहले से। रादर पहला क्वेश्चन जो बनाया था ना इन्होंने, इस पे बनाया था।
आई एम टेलिंग यू, आई नो रियली वेल कि वो कौन से सर्विसेज के ऊपर स्पेसिफिक क्वेश्चन आपसे पूछने वाला है। क्या ये काम हम प्रोवाइड कर सकते हैं? बिल्कुल हाँ। अगर मैं उस कंपनी को अश्योरेंस सर्विस भी दे रहा होता तो ये 144 में प्रोहिबिटेड बन जाता, फिर मैं ये 144 की वजह से सर्विस प्रोवाइड नहीं कर पाता। बट अगर मैं अश्योरेंस सर्विस नहीं दे रहा हूं तो क्या ये सर्विस दे सकता हूं? यस। देखो अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन 2, अ मेंबर शैल बी डीम्ड टू बी गिल्टी ऑफ a member shall be deemed to be in practice when individually or in partnership for a remuneration he provides certain services। क्या उन्होंने आपको ये सर्विस प्रोवाइड करना अलाउ किया है? यस। डेफिनेशन ऑफ मैनेजमेंट कंसल्टेंसी इन अदर सर्विसेज इंक्लूड्स पर्सोनल रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन। कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। यू आर नॉट गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट। अगर मैं ये सर्विस प्रोवाइड करता अलोंग विथ अश्योरेंस सर्विसेज तो गलत हो जाएगा, तब मैं बोलेगा कि भाई आई कैन बी हेल्ड गिल्टी। इन दिस केस क्लियरली बोल रहा है आई एम नॉट प्रोवाइडिंग एनी अश्योरेंस सर्विस, तो भाई ये सर्विस दे सकता हूं क्या? एब्सोल्युटली विदाउट एनी डाउट। मैं जानबूझ के वो क्वेश्चंस पिक कर रहा हूं जो जनरली एक बच्चा अवॉइड करेगा, बट आईसीआई जरूर रोटेशन के तरीके से पूछते जाएगा। कैन वी गो नेक्स्ट? चलिए अगला क्वेश्चन 19 पे आ जाइए। इंटरेस्टिंग है, क्वेश्चन रीड करना बहुत जरूरी है। सब कुछ ठीक लगते हुए भी एक वर्ड की वजह से आंसर में गलती मिल सकती है। मिस्टर एक्स एंड वाई पार्टनर्स ऑफ अ सीए फर्म, वन इंचार्ज ऑफ अ हेड ऑफिस। दोनों पार्टनर है, एक हेड ऑफिस का इंचार्ज है, दूसरा इंचार्ज ऑफ अ ब्रांच। एट अ डिस्टेंस ऑफ 80 किलोमीटर फ्रॉम द म्यूनिसिपल लिमिट्स। सुनिए, याद है 50 किलोमीटर का रेस्ट्रिक्शन था। क्वेश्चन में देखो दो पार्टनर है, दोनों के दोनों चार्टर्ड अकाउंटेंट है, ठीक है। एक हेड ऑफिस का इंचार्ज है, दूसरे ब्रांच का इंचार्ज है, और दोनों ब्रांच में डिस्टेंस जो बता रहे हैं ना म्यूनिसिपल लिमिट से 80 किलोमीटर का बता रहे हैं। मतलब सेपरेट ब्रांच इंचार्ज चाहिए, सेपरेट ब्रांच इंचार्ज है। प्रॉब्लम उधर नहीं है, प्रॉब्लम आगे है। पुट्स अप अ नेम बोर्ड ऑफ द फर्म। किधर? इन बोथ द प्रीमाइसेस। मतलब ब्रांच ऑफिस के बाहर भी नेम बोर्ड लगाया है और अपने हेड ऑफिस के बाहर भी नेम बोर्ड लगाया है, चलेगा। ऑफिस के बाहर नेम बोर्ड में कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड ऑल्सो इन देयर रेस्पेक्टिव रेसिडेंसेस, उधर प्रॉब्लम है। घर के बाहर आपका नाम और चार्टर्ड अकाउंटेंट आ सकता है, फर्म का नाम नहीं आ सकता है। फर्म के नाम का बोर्ड जिधर लगाया वो प्लेस ऑफ बिजनेस माना जाता है। तो सर दोनों ब्रांचेस के अंदर आपने बोर्ड लगाया है फर्म का नाम, उसमें दिक्कत नहीं है। रेसिडेंस दैट इज घर के बाहर आपने ये नहीं करना चाहिए था। तो देखो द काउंसिल हैज डिसाइडेड दैट विद रिगार्ड टू द यूज ऑफ अ नेम बोर्ड देयर विल बी नो रेस्ट्रिक्शन to put up a name board in the place of residence of a member with the designation chartered accountant, provided name plate individual member का है ना कि फर्म का। अगर पार्टनर ने अपना नेम बोर्ड ऑफ द फर्म ऑफिस में लगाया कोई दिक्कत नहीं है, बट कहां नहीं लगाना चाहिए था? रेस्पेक्टिव रेसिडेंस में नहीं लगाना चाहिए था। यहां पे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स गिल्टी है। डिस्टेंस का कोई लेना देना नहीं है क्योंकि ऑलरेडी सेपरेट ब्रांच इंचार्ज एग्जिस्ट करता है। वो डिस्टेंस आपको परेशान करने के लिए दिया था कि आप डिस्टेंस पे चले जाओ, जबकि एक्चुअली उसका रेलेवेंसी नहीं था। यहां पर रेसिडेंस पे आपका नेम बोर्ड विद द फर्म नेम नहीं आना चाहिए। समझा क्या? प्लीज अंडरस्टैंड आईसेक। इसमें अभी 4 मार्क के लिए क्या 4 पॉइंट लिखोगे आप? स्ट्रेट फॉरवर्ड बात है कि भाई क्या अलाउड होना चाहिए, क्या अलाउड नहीं है, आपने क्या किया और क्यों गिल्टी हो आप, खत्म बात है। आर यू फीलिंग कंफर्टेबल? ये सब लेटेस्ट आईसीआई स्टडी मटेरियल के क्वेश्चंस है। जानबूझ के पहले लेटेस्ट आईसीआई स्टडी मटेरियल के क्वेश्चन से पढ़ा रहा हूं। मेजोरिटी वो कवर होने चाहिए ताकि आपको कॉन्फिडेंस आएगा। बच्चों ये सेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं अज्यूम कर रहा हूं ये देखने से पहले आपने पहले 3 लेक्चर ढंग से देखे हैं, पूरा रिवीजन किया, तो इसका फायदा होने वाला है, वरना ये बाउंसर जाएंगे पूरे के पूरे। चलो लेट्स गो टू अ गुड क्वेश्चन जहां थोड़ा आपको और ट्रबल हो, मजा आएगा। आ जाओ, बढ़िया क्वेश्चन मिल गया मेरे को। 19.18 क्वेश्चन नंबर 25 मस्त क्वेश्चन है। याद है क्या? टेंडर्स के लिए हम रेस्पॉन्ड कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? क्लॉज नंबर 6 के अंदर टेंडर्स के रिगार्डिंग एक एक्सेप्शन था। इफ टेंडर्स आर एक्सक्लूसिवली फॉर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एंड मिनिमम फीस मेंशन नहीं किया है तो आप उधर टेंडर भर के नहीं दे सकते हो। बट अगर टेंडर्स आर ओपन टू अदर्स ऑल्सो तो क्या मैं टेंडर्स भर के दे सकता हूं? हाँ। उसमें डाउट था क्या डिपॉजिट अगर मांगा, अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट, ईएमडी डिपॉजिट, तो आप दे सकते हो क्या? कुछ बहुत बड़ा अमाउंट है तो अलाउड नहीं होता है, कुछ अगर रीजनेबल अमाउंट है तो अलाउ किया था। देखो क्वेश्चन क्या बोलता है। Messrs. LMN, a firm of chartered accountants, responded to a tender
एक फर्म ने टेंडर को रिस्पॉन्ड किया, किसने मांगा था? स्टेट गवर्नमेंट ने, फॉर द कंप्यूटराइजेशन ऑफ लैंड रेवेन्यू रिकॉर्ड्स. For this purpose, the firm has also paid 50,000 as a deposit, but it is a part of the terms of tender. अब ये कोई ऑडिट के लिए टेंडर थोड़ी है, ये कोई जनरल सर्विस के लिए टेंडर है. मतलब ये सर्विस कोई और भी प्रोवाइड कर सकता है, कंपनी सेक्रेटरी भी प्रोवाइड कर सकता है, कॉस्ट अकाउंटेंट भी प्रोवाइड कर सकता है. मतलब दिस इज ओपन टू अदर्स ऑल्सो. तो कैन आई रेस्पॉन्ड टू सच टेंडर्स? यस. क्या मैं इसके लिए डिपॉजिट भी दे सकता हूं? हाँ, अगर रीजनेबल अमाउंट है. 50,000 का अमाउंट रीजनेबल लग रहा है, प्रॉब्लम नहीं लग रहा है. विल यू बी हेल्ड गिल्टी इन दिस केस? नॉट एट ऑल. पर आपको बताना तो पड़ेगा क्लॉज नंबर 6 में नॉर्मली क्या अलाउड नहीं है और क्यों इसको अलाउ किया है. देखिए, फर्स्ट शेड्यूल पार्ट 1 क्लॉज नंबर 6, इट लेज डाउन द गाइडलाइंस फॉर रेस्पॉन्डिंग टू टेंडर्स. एज पर द गाइडलाइंस, if a matter relates to any service other than audit, अगर ऑडिट होता तो वो एक्सक्लूसिव चार्टर्ड अकाउंटेंट के लिए हो गया, तब मिनिमम फीस मेंशन होनी चाहिए थी, वरना आप रेस्पॉन्ड नहीं कर सकते थे. क्योंकि अदर देन ऑडिट है तो आप रेस्पॉन्ड कर सकते हो. फर्दर, इन रेस्पेक्ट ऑफ नॉन एक्सक्लूसिव एरियाज, मेंबर्स क्या रीजनेबल अमाउंट डिपॉजिट के फॉर्म में दे सकते हैं? हाँ, इस केस में ऑडिट वाला काम नहीं है, अमाउंट रीजनेबल लग रहा है, तो हमें नहीं लगता है आपने कोई प्रोफेशनल मिसकंडक्ट कमिट किया है. देखो बच्चों, ऐसे क्वेश्चंस को आंसर करने के लिए बहुत थरो रीडिंग ही करना पड़ेगा. आप ऊपर ऊपर से क्लॉज नंबर याद करके चले जाओगे, कोई फायदा नहीं है उस शॉर्टकट मेमोरी टेक्निक का. अगर मेरे को पता ही नहीं है टेंडर वाला चीज क्लॉज नंबर 6 में है, क्या फायदा हो क्लॉज नंबर 6 याद होने का? किधर लिखा उसने क्लॉज नंबर 6? पूरा बताओ मेरे को. Even if I don't write entire clause number 6 here, I still get marks. It's about tender वाले के concept किस क्लॉज में किधर लिखा हुआ है. अगर मैं इधर क्लॉज नंबर 6 ना भी लिखूं और फिर भी ये बता दूं कि टेंडर के लिए गाइडलाइन क्या थी, किधर अलाउड है किधर अलाउड नहीं है, आई स्टिल शुड गेट मेजॉरिटी मार्क्स. आईसीआई रीजनेबल है मेरे हिसाब से. बिना क्लॉज नंबर के भी अगर आपने पूरा कंटेंट बराबर लिखा ना, शायद पूरा मार्क्स देगा आपको. अब समझो, इसीलिए पढ़ने का अप्रोच थोड़ा बदलो. आईसीआई का क्वेश्चनिंग का अप्रोच भी बदल सकता है न्यू सिलेबस में. यू नीड टू बी वेरी वेरी केयरफुल. आर यू गुड? आगे बढ़े. थोड़ा मजा आ रहा है क्या? ऐसा लग रहा है क्या? दिमाग चैलेंज हो रहा है थोड़ा बहुत. अगर आप 50% भी सही जा रहे हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है. 50% में एटलीस्ट कनेक्ट कर पा रहे हो, ताकि अगली बार जब एक क्वेश्चन देखोगे तो दिक्कत नहीं आएगा. एथिक्स में पहले थरो रीडिंग, फिर जितना क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे उतना फायदा है. एथिक्स इज द ओनली चैप्टर वेयर आई वांट यू टू प्रैक्टिस एज मेनी क्वेश्चंस एज पॉसिबल. अदर देन एथिक्स, प्रैक्टिस कम भी क्या चलता है, डिटेल स्टडी बार बार करते रहना चाहिए. एथिक्स में डिटेल स्टडी 1-2 बार करना चाहिए, फिर प्रैक्टिस ज्यादा करना चाहिए, क्योंकि इधर क्वेश्चंस बहुत अलग अलग आ सकते हैं एंड क्वेश्चंस रिपीट होते हैं यहाँ पे बहुत सारे. इसीलिए बहुत सारे क्वेश्चंस अगर प्रैक्टिस करोगे तो रिपीटेड नेचर का क्वेश्चन देखने को मिल सकता है. चलिए कुछ क्वेश्चंस और डिस्कस करते हैं. आइए 19.22 क्वेश्चन नंबर 34. मिस्टर एक्स, अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, accepted the appointment as a statutory auditor without communicating with the previous auditor before accepting. ऐसा लग रहा है कि एनओसी के रिगार्डिंग आई है कि हमने नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेना चाहिए फिर ऑडिट एक्सेप्ट करना चाहिए. क्वेश्चन ढंग से पढ़ो. He has also failed to ascertain whether the compliance of 139 and 140. एक ही क्वेश्चन में 2 चीज डाल दी है. क्लॉज नंबर 8 था एनओसी लेना फिर ऑडिट एक्सेप्ट करना. 9 बोलता है ऑडिट एक्सेप्ट करने से पहले उन्होंने 139 एंड 140 का कंप्लायंस किया है कि नहीं किया है, वो भी इंश्योर करना. कहना इसे दोनों नहीं किया है तो यू आर गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट फॉर श्योर. एंड दोनों क्लॉजेस का रेफरेंस आएगा क्या? हाँ, कौन सा? फर्स्ट शेड्यूल पार्ट 1 क्लॉज नंबर 8 एंड क्लॉज नंबर 9. पढ़ो, आराम से समझ में आएगा, एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड. पहले 8 लिखेगा. You should communicate with the incoming auditor should communicate with the previous auditor before accepting the audit. 9 में क्या बोलेगा? You will be deemed to be guilty of professional misconduct अगर आप एक्सेप्ट करते हो अपॉइंटमेंट एज अ ऑडिटर विदाउट असर्टेनिंग कि कंपनी ने 139 एंड 140 के रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल किया है. इन दिस केस आपने अपॉइंटमेंट एक्सेप्ट किया विदाउट कम्युनिकेटिंग, प्लस आपने कंप्लायंस भी इंश्योर नहीं किया. यू आर गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट अंडर बोथ क्लॉजेस 8 एंड 9. स्ट्रेट फॉरवर्ड है. अगर नॉलेज अंडरस्टैंडिंग बढ़िया है ना, ऐसे क्वेश्चन में गलती हो ही नहीं सकती है यार. Are you feeling comfortable? चलिए आगे जाते हैं. हाँ, मजेदार क्वेश्चन है. 19.24. दिमाग लगाना, छोटा सा क्वेश्चन है बट एप्लीकेशन बढ़िया है. मिस्टर ए,
a practicing chartered accountant took over as a position of executive chairman. वर्ड क्या है? एग्जीक्यूटिव चेयरमैन. मतलब वो बोल रहा है तुम यहां पे डे टू डे एग्जीक्यूशन का पार्ट बनने वाले हो. चेयरमैन, याद करो, अगर आप किसी भी कंपनी में एमडी या होल टाइम डायरेक्टर बनना चाहते हैं, एमडी एंड चेयरमैन सिमिलर माने जाते हैं, तो आपको नॉर्मली स्पेशल परमिशन लेना पड़ता है काउंसिल से. पहले परमिशन, बाद में ऐसा पर अपने पोजीशन एक्सेप्ट करना चाहिए. तो देखो, आपने एक सॉफ्टवेयर कंपनी का एग्जीक्यूटिव चेयरमैन का पोजीशन एक्सेप्ट किया. कब एक्सेप्ट किया? 1 अप्रैल को. और 10 अप्रैल को अप्लाई किया काउंसिल से परमिशन. कहना इसे तुमने गलती किया है, पहले परमिशन लेना चाहिए, बाद में काम करना चाहिए. किधर आएगा ये? अदर ऑक्यूपेशन क्लॉज है आपका, क्लॉज नंबर 11, फर्स्ट शेड्यूल पार्ट 1, क्लॉज नंबर 11. अ मेंबर इन प्रैक्टिस shall be deemed to be guilty of professional misconduct if he engages in any business or occupation other than CA unless permitted by council. He took over as a position of executive chairman on 1st April and applied for a permission on 10th. On the basis of these facts, वो other occupation में engaged था 10 दिन के लिए without the permission of council. Will he be held guilty of professional misconduct? Absolutely. आप तो बेटर आंसर लिख सकते हो कि पहले हमको स्पेशल प्रायर परमिशन चाहिए होता है, बाद में ऐसा पोजीशन एक्सेप्ट करना चाहिए. यू कैन राइट दिस सेंटेंस एंड देन यू से इन दिस केस उन्होंने पहले पोजीशन एक्सेप्ट किया, बाद में परमिशन के लिए अप्लाई किया, तो सर यू विल बी हेल्ड गिल्टी. मतलब अगर वो कॉन्सेप्ट आता है तो ये क्वेश्चंस प्रैक्टिस करके लिखने में आपको कुछ समय लगने वाला नहीं है, अकॉर्डिंग टू मी. आर यू फीलिंग कंफर्टेबल? आगे जाएं थोड़े. अभी सेकंड शेड्यूल रिलेटेड क्लासेस में जाएं क्या? देखो, फर्स्ट शेड्यूल रिलेटेड बहुत क्वेश्चंस हो गए, अब थोड़े सेकंड शेड्यूल रिलेटेड क्लासेस में जाएंगे, क्वेश्चंस में जाएंगे, पर एक दो क्वेश्चंस और देखते हैं फर्स्ट शेड्यूल के अराउंड. देखो, फर्स्ट शेड्यूल में चैलेंजिंग क्वेश्चन किधर आपको बोलता हूं मैं. फर्स्ट शेड्यूल में ना पार्ट 1 के अंदर ट्रिकी पार्ट है क्लॉज नंबर 6 एंड 7, जो आपके एडवर्टाइजमेंट वाले क्लॉजेस थे. ठीक है, 6 एंड 7 में दिमाग लगाने का. उसके अलावा क्लॉज नंबर 11 जो आपका प्रोफेशन और अदर ऑक्यूपेशन वाला क्लॉज था. ये 3 में दिमाग लगाने की जरूरत है. इसके अलावा बाकी इतना दिक्कत नहीं आएगा. अब सुनो, फर्स्ट शेड्यूल में पार्ट 1 किसके लिए एप्लीकेबल था? सीए इन प्रैक्टिस. पार्ट 2 किसके लिए था? सीए इन सर्विस. पार्ट 3 किसके लिए था? सीए जनरली. उसमें याद है क्या? पहला क्लॉज था नॉट एन एफसीए बट यू रिप्रेजेंट योरसेल्फ एज एन एफसीए. दूसरा था इंस्टीट्यूट ने, काउंसिल ने या किसी कमिटी ने इंफॉर्मेशन मांगा, तुमने इंफॉर्मेशन दिया ही नहीं. गलत नहीं, तुमने इंफॉर्मेशन दिया ही नहीं. कहां गिल्टी हो? फर्स्ट शेड्यूल पार्ट 3 क्लॉज नंबर 2 के अंदर. आप वो एक अच्छा क्लॉज था मेरे हिसाब से जहां पे क्वेश्चन आ सकते हैं. वैसा ही एक आध एग्जांपल डिस्कस करते हैं. आइए. मिस्टर जी, व्हाइल अप्लाइंग फॉर अ सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस. इतना सिंपल सा क्वेश्चन है ना, कभी कभी स्ट्राइक ही नहीं होगा कि मैं गलती किधर कर रहा हूं. सीओपी के लिए अप्लाई कर रहे हो, यू डिड नॉट फिल इन द कॉलम्स जहां पे इंफॉर्मेशन देना था अबाउट योर एंगेजमेंट इन अदर ऑक्यूपेशन और बिजनेस. मतलब सीओपी के लिए अप्लाई कर रहे हो, यू आर एक्चुअली एंगेज्ड इन अ बिजनेस, बट आप उधर कुछ इंफॉर्मेशन भरते ही नहीं हो. तो इनडायरेक्टली जब मैं फॉर्म भर रहा हूं तो कहना इसे इंस्टीट्यूट को, काउंसिल को मैंने इंफॉर्मेशन देना चाहिए. क्या मैंने इंफॉर्मेशन दिया ही नहीं? अगर जानबूझे गलत इंफॉर्मेशन दिया होता तो सेकंड शेड्यूल में जाता. इधर इंफॉर्मेशन दिया ही नहीं है तो किधर कवर हो जाएगा? फर्स्ट शेड्यूल पार्ट 3 क्लॉज नंबर 2. देखो, एज पर फर्स्ट शेड्यूल पार्ट 3 क्लॉज नंबर 2, अ मेंबर शैल बी हेल्ड गिल्टी. मेंबर इन प्रैक्टिस नहीं है, ये सारे मेंबर्स के लिए एप्लीकेबल है. अ मेंबर शैल बी हेल्ड गिल्टी. सुनो, ये तो सीओपी के लिए अप्लाई कर रहा है, तो आज तो प्रैक्टिसिंग है ही नहीं उसके पास सर्टिफिकेट, तो पार्ट 3 जो है सारे मेंबर्स के लिए एप्लीकेबल किया है. सो अ मेंबर शैल बी हेल्ड गिल्टी वेदर इन प्रैक्टिस और नॉट इफ यू डू नॉट सप्लाई इंफॉर्मेशन विच इज ईदर कॉल्ड फॉर और डज नॉट कंप्लाई विद द रिक्वायरमेंट्स आस्क्ड फॉर. फॉर्म भरते वक्त रिक्वायरमेंट है इंस्टीट्यूट का, काउंसिल का, कि आपने ये इंफॉर्मेशन देना चाहिए. इन दिस केस व्हाइल अप्लाइंग फॉर सीओपी यू डिड नॉट फिल द कॉलम विच रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन अबाउट योर अदर ऑक्यूपेशन. डिटेल्स ऑफ एंगेजमेंट इन बिजनेस शुड बी डिस्क्लोज्ड व्हाइल अप्लाइंग फॉर सीओपी. इट इज अ रिक्वायरमेंट बाय द इंस्टीट्यूट. यू विल बी हेल्ड गिल्टी अंडर फर्स्ट शेड्यूल पार्ट 3 क्लॉज नंबर 2. मजेदार क्वेश्चन था. ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में स्ट्राइक नहीं होते हैं, प्रिपरेशन करके रखो. लेट देम आस्क दीस क्वेश्चंस, यू शुड बी एब्सोल्युटली कंफर्टेबल अकॉर्डिंग टू मी. पढ़िए, स्पेंड 1 मिनट, अच्छा लगेगा तो आगे बढ़ेंगे.
ठीक है, आगे बढ़े। क्वेश्चन 43, एक्स a chartered accountant employed a paid assistant with a CA firm, employed as a paid assistant, matlab you are also working as an employee, leaves the service of the firm on 31st December. Despite many reminders from ICI, he fails to reply regarding the date of leaving the service. आप एक फर्म में काम भी करते थे, वहां से आपने छोड़ दिया है, आप इंस्टीट्यूट को इंफॉर्मेशन नहीं दे रहे हो, सेम क्लॉज है, सेम गलती है, इंफॉर्मेशन नहीं प्रोवाइड करना, कहां कवर किया जाएगा? फर्स्ट शेड्यूल पार्ट 3 क्लॉज नंबर 2, सेम चीज आएगा, नो डिफरेंस। आपने इंफॉर्मेशन देना चाहिए था, यू विल बी हेल्ड गिल्टी। तो दोनों क्वेश्चंस बढ़िया लगते हैं मेरे को। चलो अब थोड़ा सेकंड शेड्यूल में एंटर करेंगे। 19.28 क्वेश्चन नंबर 45, सेकंड शेड्यूल में ट्रिकी पार्ट जो है ना वो है क्लॉज 5, 6, 7, 8, उधर दिमाग लगाने का जरूरत है। देखो, मिस्टर पी, अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, was invited by Chamber of Commerce to present a paper in the symposium on the issues facing Indian leather industry. मतलब आपको बुलाया है गाइडेंस टॉक वगैरह के लिए। During the course of his presentation, he shared some of the vital information of client's business under the impression that it will help the nation to compete with other countries. क्या इन्होंने क्लाइंट के बारे में इंपॉर्टेंट कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन पब्लिक प्लेटफॉर्म पे आके शेयर कर दिया? हाँ, कॉन्फिडेंशियलिटी ब्रीच हो गया है, आप दुनिया का हेल्प करो, कंट्री का हेल्प करो, कोई दिक्कत वाला बात नहीं है, कॉन्फिडेंशियलिटी ब्रीच नहीं कर सकते हो। आप थोड़ा स्मार्ट तरीके से विदाउट टॉकिंग अबाउट अ क्लाइंट इनडायरेक्टली इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते हो, बट कॉन्फिडेंशियल ब्रीच नहीं होना चाहिए। कहां कवर होगा? सेकंड शेड्यूल पार्ट 1 क्लॉज नंबर 1, पढ़ लीजिए, स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर। सेकंड शेड्यूल के अंदर क्लॉज 1 वगैरह आसान है। आगे बढ़े क्या? चलो लेट्स गो नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन बढ़िया है, कुछ 2-3 क्वेश्चन ढंग से पढ़िएगा। मिस्टर जे, अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट केम टू नो दैट द कंपनी हैज टेकन अ लोन ऑफ 10 लाख। सर, आप ऑडिट कर रहे हो एक कंपनी का, आपको पता चला, यू केम टू नो मतलब यू आर अवेयर कि कंपनी ने एक लोन लिया 10 लाख का फ्रॉम एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड। द लोन वॉज नॉट रिफ्लेक्टेड इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स, However, auditor ignored this information in the audit report. ये बहुत चैलेंजिंग क्वेश्चन है यार। अब 10 लाख मटेरियल है कि नहीं अपने को कैसे पता? बट ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में नहीं है, तो ये मटेरियल फैक्ट भी है और मटेरियल स्टेटमेंट भी है। ये तो क्लॉज 5 और 6 दोनों में आना चाहिए। आईसीआई का आंसर में क्लॉज 5 दिया है। ऑनेस्टली 5, 6 कुछ भी आ सकता है। इस सजेस्टेड आंसर में 5 लिखा हुआ है, ये 6 भी कवर कर सकता है। देखो, एज पर क्लॉज 5, a CA in practice will be held liable for misconduct if he fails to disclose a material fact known to him which is not disclosed in the financial statement. मेरा एक ऑब्जर्वेशन है, जनरली जब तक वो खुद ना बोल दें कि यार ये गलती लग रही है, इट साउंड्स टू बी इंपॉर्टेंट टू माय यूजर्स, मतलब वो खुद मटेरियल स्टेटमेंट को डिफाइन ना कर दे, मटेरियल फैक्ट जरूर माना जाता है। एंड क्लॉज नंबर 5 तो बाय डिफॉल्ट आ जाता है। इसमें 5, 6 दोनों भी लिख दोगे तब भी यार रियल लाइफ के हिसाब से तो गलत नहीं होना चाहिए, बट आईसीआई के आंसर में 5 दिया है। ऐसे क्वेश्चंस में थोड़ा केयरफुल रहिएगा, रिपीट होते हैं तो 5 यूज करना है, अनफॉर्चुनेटली आपको ध्यान रखना पड़ेगा। आगे आइए, ये बढ़िया क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू मी। ये क्वेश्चन आपने बहुत बार पढ़ना है और ढंग से मार्क करके रखना है। अ प्रैक्टिसिंग सीए वाज अपॉइंटेड टू रिप्रेजेंट अ कंपनी बिफोर द टैक्स अथॉरिटीज। प्रैक्टिसिंग सीए को टैक्स अथॉरिटीज के सामने क्लाइंट को रिप्रेजेंट करने के लिए हायर किया। ही सबमिटेड सर्टेन इंफॉर्मेशन एंड एक्सप्लेनेशन टू द अथॉरिटी। कुछ इंफॉर्मेशन एक्सप्लेनेशन अथॉरिटी को दिया ऑन बिहाफ ऑफ क्लाइंट, मतलब क्लाइंट ने कुछ इंफॉर्मेशन दिया होगा जो आपने सबमिट किया है अथॉरिटीज को, जो अल्टीमेटली क्या पाए गए, दे वर फाउंड टू बी फॉल्स एंड मिसलीडिंग। मतलब सुनिए, मुझे हायर किया गया है टू रिप्रेजेंट अ क्लाइंट इन फ्रंट ऑफ अथॉरिटीज। क्लाइंट ने कुछ इंफॉर्मेशन सबमिट करने के लिए बोला, हमने वो इंफॉर्मेशन उनके बिहाफ पे सबमिट किया, अब वो इंफॉर्मेशन गलत निकला, अब आपको क्या लगेगा? गिल्टी तो है, वो इंफॉर्मेशन गलत है, हमने फिर भी सबमिट कर दिया। देखो, इधर क्वेश्चन ना इनकम्प्लीट है। इधर क्वेश्चन में ये नहीं बोला दैट यू आर अवेयर that the information is false. क्वेश्चन में ये नहीं बोला that you are aware, the question में information is misleading. इसमें माना है, assumption है, आपको तो पता ही नहीं था information में कोई गलती है, आपने तो as it is क्लाइंट ने जो बोला सबमिट कर दिया, तो उन्होंने बोला आप गिल्टी नहीं हो।
उन्होंने क्या बोला, आप गिल्टी ही नहीं हो। अगर क्वेश्चन में होता दैट ऑडिटर वाज अवेयर दैट द इंफॉर्मेशन इज फॉल्स और मिसलीडिंग, फिर भी उसे सबमिट कर दिया, विल बी हेल्ड गिल्टी इन दैट केस? यस। यहां पर इन्होंने 5 और 6 क्लॉज दोनों लिखे हैं, पर लास्ट में खुद ही आंसर बदल दिया। देखो, पहले 5 लिखा क्लॉज मटेरियल फैक्ट वाला, फिर 6 लिखा क्लॉज कौन सा, मटेरियल मिसस्टेटमेंट वाला। फिर देखो, इन द गिवन केस he had submitted the statement before authorities. These statements based on data provided by the company. Although statements prepared were based on incorrect facts and misleading, chartered accountant only submitted as per the instruction of the client. Hence the CA would not be held liable. उन्होंने assume किया है, आपको पता ही नहीं है। अब ये बहुत ट्रिकी है, ऐसा कैसे अज्यूम कर सकते हैं? तो ऐसा मान के चलो, जब तक क्वेश्चन में ना लिखे हम ये अज्यूम कर सकते हैं कि आप इसके बारे में अवेयर नहीं थे। घटिया है, बट ये क्वेश्चन एग्जाम में आया है। यू हैव टू बी केयरफुल, वेरी वेरी केयरफुल इन क्वेश्चन नंबर 47 अकॉर्डिंग टू मी। आगे बढ़े क्या? चलो, कम टू क्वेश्चन नंबर 49, पेज नंबर 19.30। ये अच्छा क्वेश्चन है। देखो, मिस्टर डी, अ प्रैक्टिसिंग सीए, did not complete his work related to the audit for the company. He has also not submitted his audit report on a timely basis. मतलब भाई तुम यूजलेस हो, ना तो ढंग से ऑडिट कंप्लीट कर रहे हो, ना रिपोर्ट सबमिट कर रहे हो। अब एक क्लॉज नंबर 7 तो क्लियर है, आप ड्यू डिलिजेंटली काम नहीं कर रहे हो, या आप क्या हो, ग्रॉसली नेग्लिजेंट हो। अब इधर कोई लोग दिमाग लगा सकते हैं कि भाई आपने ऑडिट का काम कंप्लीट नहीं किया, मतलब बराबर इन्फॉर्मेशन भी ऑब्टेन नहीं किया है, सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन जो आपने लेना चाहिए बिफोर एक्सप्रेसिंग योर ओपिनियन। क्लॉज 8 भी आ सकता है, 7 कंफर्म आएगा। ऐसे डाउटफुल सिचुएशन में 7 हमेशा लिखने का, बहुत सीरियस लगे तो 8 इंक्लूड कर देना, अदरवाइज 7 विल डेफिनेटली कम। जहां पर लगे आपने ढंग से काम नहीं किया है, क्लियरली देख के लगता है जो आपने किया है वो सही नहीं है, या आपने काम ही नहीं किया, दोनों केस में 7 पकड़ा जाएगा। पढ़िए, if he does not exercise due diligence or is grossly negligent. Mr. D has not completed his audit work, also not submitted his report. तो हम बोलेंगे you are guilty. अब डेंजरस क्वेश्चन दिखाता हूं, अगला वाला 50 is a good question. Mr. A, chartered accountant, was the auditor of A Limited. During the financial year 22-23, the investment appeared in the balance sheet at 12 lakh. 12 लाख का इन्वेस्टमेंट दिख रहा था, प्रीवियस ईयर के लिए भी सेम दिख रहा था। ओके, बाद में पता चला कंपनी का इन्वेस्टमेंट ओनली 25,000 का था। गुड जोक, बुक्स में 12 लाख दिख रहा है, एक्चुअल इन्वेस्टमेंट 25,000। But the value of investment was inflated for the purpose of obtaining higher amount of back loan. ऐसा फिर बैंक कैसे कर देगा यार? नॉर्मली बैंक भी क्रेडिट वर्दीनेस वैल्यू ढंग से करना चाहिए। अब इनका क्वेश्चन है, आर्ग्यूमेंट नहीं करते हैं, बुक्स में इन्वेस्टमेंट को बहुत ज्यादा इन्फ्लेट करके दिखाए, मतलब ऑडिटर ने ढंग से काम नहीं किया, ही वॉज ग्रॉसली नेग्लिजेंट, उसने ढंग से इंफॉर्मेशन ऑब्टेन नहीं किया टू सपोर्ट हिज ओपिनियन। अब क्लॉज 7 भी आएगा, क्लॉज 8 भी आएगा। इधर एक क्लॉज और लिखा है, इन्होंने क्लॉज नंबर 2 भी लिखा है, 7 8 आता है। क्लॉज नंबर 2 क्या था? अगर मैंने एक कंपनी का ढंग से ऑडिट नहीं किया है फिर भी रिपोर्ट को साइन कर दिया है, यहां पर 2 भले ही आपको स्ट्राइक नहीं होगा, 7 8 जरूर स्ट्राइक होगा। मेरे हिसाब से उतना आंसर भी अप्रोप्रिएट है। कुछ कुछ आंसर में वो कैरिड अवे हो जाते हैं, वो खुद ही अपने हिसाब से एक आध क्लॉज लिख देते हैं। 7 8 डेफिनेटली इस क्वेश्चन में आना चाहिए। देखो, एज पर सेकंड शेड्यूल पार्ट 1, a CA shall be deemed to be guilty of professional misconduct if he certifies or submits in his name or in the name of his firm a report on examination of financial statement, unless the examination is conducted by himself or by his partner or his employee or another CA in practice. ये कहां से आता है? क्लॉज नंबर 2 से आता है। फिर ड्यू डिलिजेंटली काम नहीं किया, ग्रॉसली नेग्लिजेंट है, कहां से आता है? क्लॉज नंबर 7 से आता है। या यू फेल टू ऑब्टेन इंफॉर्मेशन जो ओपिनियन के लिए नेसेसरी है, दैट इज क्लॉज नंबर 8। मतलब इनडायरेक्टली 2 7 8 तीनों लिखा है। 7 8 से मैं डेफिनेटली अग्री करता हूं कि आप ग्रॉसली नेग्लिजेंट हो, यहां पे आप ढंग से इंफॉर्मेशन भी नहीं ऑब्टेन कर रहे हो ओपिनियन तक आने के लिए, 8 में भी कवर होते हो, गिल्टी तो कंफर्म हो इस केस के अंदर। तो सर, मिस्टर ए शैल बी लायबल फॉर प्रोफेशनल मिसकंडक्ट अंडर क्लॉज नंबर 7 8 कंफर्म है, इन्होंने 2 भी लिख के दिया है। ऐसे कुछ कुछ केसेस मिलेंगे आपको जब मल्टीपल क्लॉजेस का एप्लीकेशन। देखो बच्चों, ऐसे क्वेश्चन ना एक आधा आएगा, इसकी वजह से डिमोटिवेट मत हो, सर मेरे को वहां स्ट्राइक कैसे होगा? 7 8 तो स्ट्राइक होगा, एटलीस्ट 70-80% योर आंसर इज राइट। और कोई बड़ा बात नहीं, आईसीआई का ऑल्टरनेटिव आंसर रहेगा, चाहे वो बोलेगा सिर्फ 7 8 लिखने वाले को भी मार्क्स दो, 2 7 8 लिखने वाले को भी मार्क्स दो,
यू गेट माई पॉइंट। ऐसा ऑल्टरनेटिव आंसर भी बहुत बार होता है, तो आप प्लीज इसको दिल पे मत लीजिएगा। एक आध क्वेश्चन में मल्टीपल क्लॉजेस वाले सिनेरियो में प्रॉब्लम आ सकता है, अदर देन दैट मेजॉरिटी क्वेश्चंस स्ट्रेट फॉरवर्ड ही आपको देखने को मिलेंगे। आई थिंक काफी डिस्कशन हो गया, कोई एक आध क्वेश्चन और पढ़ लेते हैं, थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, वरना लगेगा कि सारे क्वेश्चंस आपके प्रैक्टिस में नहीं कर दिए। कुछ जो डिफिकल्ट वाला है वो कर लेते हैं। चलो 53, थोड़े काउंसिल गाइडलाइन के क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट शेड्यूल सेकंड शेड्यूल तो हो गया, काउंसिल गाइडलाइन के क्वेश्चन देख लेते हैं। अ मेंबर ऑफ द इंस्टीट्यूट shall not accept in a year more than specified number of tax audits। याद है क्या स्पेसिफाइड नंबर 60 था, ठीक है, पर याद है क्या 5 पार्टनर है इंटू 60, 300 टैक्स ऑडिट आ सकते हैं, एक का एक साइन कर सकता है, ऑल 300, आप गिल्टी नहीं हो, वही क्वेश्चन है ये। मिस्टर जी इज अ पार्टनर ऑफ अ फर्म जहां पे 6 पार्टनर है, ड्यूरिंग द असेसमेंट ईयर जी ने ही 290 ऑडिट साइन कर दिए, कोई दिक्कत नहीं है यार। देखो 60 इंटू 6 360 ऑडिट आ सकते हैं, 360 में से 290 किसने साइन कर दिया, एक पार्टनर ने साइन कर दिया, बाकी पार्टनर ने मिला के कितने साइन करना चाहिए, 70 करने चाहिए। अगर वैसा है तो काउंसिल गाइडलाइन के हिसाब से ये प्रोफेशनल मिसकंडक्ट नहीं है, कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। याद रखना, अज्यूमिंग मिस्टर जी एस साइन 290 एंड रिमेनिंग पार्टनर्स आर साइनिंग ओनली 70, तो मिला के 360 हो गया। पढ़ाया था आपको काउंसिल गाइडलाइन में, या तो आता है या नहीं आता है, मतलब इधर स्ट्रेट फॉरवर्ड चीज है। काउंसिल गाइडलाइन ये देखो आगे, मिस्टर सी क्वेश्चन 54, एक्सेप्टेड स्टैट्यूटरी ऑडिट ऑफ अ पीएसयू जिसका नेटवर्थ क्या है, नेगेटिव है। याद है क्या सिक्योरिटी का डेफिनेशन, का नेटवर्थ क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाता है। द ऑडिट वाज टू बी कंडक्टेड फॉर 2022-23, लास्ट ईयर ही वो क्या है, नेगेटिव नेटवर्थ है। द ऑडिटेड अकाउंट्स शोड अ लाइबिलिटी फॉर पेमेंट ऑफ ऑडिट फीस, कितने का, 15,000 का। अरे प्रीवियस ईयर का ऑडिट फीस पेंडिंग है, मैंने इस साल का ऑडिट लेना चाहिए क्या, नॉर्मली नहीं लेना चाहिए, अनलेस द कंपनी इज अ सिक्यूरिट। सिक्यूरिट के लिए कंडीशन क्या थी, इफ इट इज हैविंग अ नेगेटिव नेटवर्थ। तो देखो अगर नेगेटिव नेटवर्थ है, याद करो प्रीवियस ईयर का ऑडिट फीस अगर पेंडिंग है, उसके लिए क्या क्राइटेरिया था, लास्ट ईयर के फाइनेंशियल स्टेटमेंट साइन हुए हैं जिसमें प्रोविजन बनाया हुआ है, दोनों ने एग्री किया है, तो सर ये अनडिस्प्यूटेड ऑडिट फीस है। इफ इट इज पेंडिंग, अगले साल आप ऑडिट एक्सेप्ट मत करना, अनलेस वो कंपनी सिक्यूरिट है। तो उस केस में प्रॉब्लम है ना, वो पैसा नहीं पे कर सकता है, तो आप एक्सेप्ट कर सकते हो, इधर आप एक्सेप्ट कर सकते हो क्योंकि सिक्यूरिट है। A member shall be deemed to be guilty of professional misconduct if he accepts appointment in case of a undisputed audit fees which is pending. As per the proviso, such prohibition shall not apply in case of a security. And sir, वहां नेटवर्क क्या होगा, नेगेटिव होगा। सिक्योरिटी का डेफिनेशन है, पढ़ा है आपको ये चैप्टर नंबर 7 ऑफ काउंसिल गाइडलाइन, याद आया क्या। क्वेश्चन 55 पढ़ के देखो जरा, क्वेश्चन पढ़ते ही याद आ जाएगा आपको। एज अ ऑडिटर टर्नओवर 200 करोड़ है, ऑडिट फीस 50 लाख है, कंपनी ए को ऑफर करता है मैनेजमेंट कंसल्ट, अरे भाई नॉर्मली कर ही नहीं सकता है वो, 144 प्रोहिबिट करता है। बट याद करो अगर अदर सर्विसेज दे दिया, उसका रेम्यूनरेशन कितना है, 1 करोड़, अदर सर्विसेज से रेम्यूनरेशन शुड नॉट एक्सीड द ऑडिट फीस। यहां पे ऑडिट फीस कितना, 50 लाख है, वैसे तो 144 प्रोहिबिट ही करता है, बट काउंसिल गाइडलाइन के हिसाब से भी आपने ये एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए, इट विल बी अ मिसकंडक्ट। कॉन्फिडेंस आ रहा है क्या, चलो एक आध क्वेश्चन और देख लेते लास्ट। चलो ये क्वेश्चन थोड़ा अलग है, 61 पढ़ लो। 19.37 लास्ट क्वेश्चन। CAN was appointed as an auditor of Jal Limited. Company has branches all over state of Haryana. In consultation with management, they decided to visit 6 out of 10 branches. Management decided to pay him advance 2 lakh रुपए against the estimated expense of 2.5 lakh जो उनको विजिट के बेसिस पे करना पड़ेगा। मतलब अब ब्रांचेस विजिट वगैरह करेंगे, खर्चा होने वाला है, 2.5 लाख का एस्टिमेटेड खर्चा है, उसके अगेंस्ट में 2 लाख रुपए एडवांस क्लाइंट आपको दे रहा है। As agreed, 2 lakh was transferred in the bank account, which was used to meet all the expenses. Comment with reference to the chartered accountant whether action of N of receiving advance money in his savings account and not keeping in a separate account is valid. याद करो सेकंड शेड्यूल पार्ट 1 क्लॉज नंबर 10 बोलता है आपने क्लाइंट से अगर पैसा लिया वो सेपरेट अकाउंट में आना चाहिए, बट गाइडलाइन क्या बोलती है, अगर ये आपके ऑडिट से रिलेटेड है, कुछ एक्सपेंस मीटअप करने के लिए होने वाला है, तो इसको आप रिसीव कर सकते हो इन योर अकाउंट, देयर इज नो रेस्ट्रिक्शन, देयर इज नो मिसकंडक्ट। इस केस में अलाउ किया जाएगा, कोई मिसकंडक्ट नहीं होने वाला है। देखो
अब एक बात समझिए मेरा बात, अब 2 मिनट के लिए एक बेसिक गाइडेंस सुन लीजिएगा मेरे हिसाब से। आप जब एथिक्स का प्रिपरेशन कर रहे हैं, वेन एवर यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एथिक्स, सिंपल 3 चीजें। पहले बराबर से फर्स्ट शेड्यूल, सेकंड शेड्यूल, काउंसिल गाइडलाइंस, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एक्ट के इंपॉर्टेंट सेक्शन, लास्ट में फंडामेंटल प्रिंसिपल। फंडामेंटल प्रिंसिपल में कोई एक आध क्वेश्चन आ गया तो बात अलग है, नोक्लार पे कोई एक आध क्वेश्चन आ गया तो बात अलग है, अदरवाइज फर्स्ट शेड्यूल, सेकंड शेड्यूल, काउंसिल गाइडलाइंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसीलिए आप नोटिस करेंगे हमने ऑलमोस्ट 5.5-6 घंटे इन्वेस्ट किया इसके ऊपर। बराबर से रिविजन करो, जितने ज्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हो। हमने लगभग एक ऑलमोस्ट अपने बुक के अंदर 70s में कुछ क्वेश्चंस रखे होंगे मेरे हिसाब से, 78 क्वेश्चंस रखे हुए हैं। ये करने के बाद भी आपको लगता है और टाइम है, आप पुराने वाले किसी भी कंपाइलेशन से और क्वेश्चंस निकालो, कोई दिक्कत नहीं। जितना सॉल्व करोगे एथिक्स में उतना कॉन्फिडेंस आएगा। एथिक्स में अंडरस्टैंडिंग 1 बार 2 बार, रिविजन 1-2 बार, बाद में सिर्फ क्वेश्चन आंसर का प्रैक्टिस। इन ऑल अदर चैप्टर्स फोकस मोर ऑन रिविजन एंड लेस ऑन क्वेश्चंस। व्हाई सो? बिकॉज वहां पर क्वेश्चंस प्रिडिक्टेबल नहीं है, यहां क्वेश्चंस प्रिडिक्टेबल है और वेटेज 20 मार्क का है यार। 20 मार्क का पेपर अगर यहां से आ रहा है, एंड इफ आई एम सुपर कॉन्फिडेंट इन दिस चैप्टर, पासिंग बहुत ईजी हो जाएगा मेरे लिए। स्टैंडर्ड्स, एथिक्स, एज आई ऑलवेज से, 6 न्यू चैप्टर्स, ये 3 अगर आप जम के कर लो, आपको पास होने से कोई नहीं रोक सकता। ऑब्वियसली मिसलेनियस चैप्टर्स पढ़ने चाहिए, मैं डिसएग्री नहीं करता हूं, बट ये 3 आपके लिए बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मेरा एक सिंपल सा ऑब्जेक्टिव था बच्चों, आप में से बहुत सारे बच्चों ने ऑलरेडी एक आध बार एग्जाम लिखा होगा, बहुत सारे बच्चे में 24 न्यू सिलेबस में पहली बार लिखने वाले हैं। आपको अप्रोच पता होना चाहिए था। वी आर अराउंड फेब एंडिंग नाउ, आई वांटेड यू टू अंडरस्टैंड खुद से पढ़ाई करते वक्त मैं कैसे रिवाइज करूं, कैसे क्वेश्चंस को अप्रोच करूं। और ये जो फियर है ना कि भाई सिर्फ क्वेश्चन नहीं देखा तो प्रॉब्लम आ जाएगा, बिल्कुल समझो, सिर्फ क्वेश्चन देखने से भी कुछ नहीं होने वाला है। और कुछ एक आध क्वेश्चन मिस कर दिया ना, इट्स ओके। पहले पूरा कॉन्सेप्ट का अंडरस्टैंडिंग लॉजिकल सीक्वेंस में कर लो, फिर क्वेश्चंस पे जाओ, फिर प्रैक्टिस करके आपको फायदा मिलेगा। आई होप दिस वाज अ गुड एफर्ट। आई होप आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहा होगा, आपके लिए काफी कॉन्फिडेंस बूस्टर रहा होगा। थैंक यू ऑल, आई विल सी यू ऑल वेरी सून। बाय बाय, हैव अ गुड डे।